और सबसे बड़ा लैंडमार्क जो काम किया वो दरबार मूव का है। एक मास्टर स्ट्रोक था ये। मास्टर स्ट्रोक, इसमें कोई शक नहीं। डबल इंजन सरकार ने दरबार मूव बंद करके जम्मू की इकॉनमी को हिट किया था। बीजेपी दावा करती है कि हम जम्मू के लंबड़दार हैं। अब आप 1 साल से बिजनेस रूल को लेके बैठे हैं, तो आप क्या सिग्नल देना चाहते हैं? फिर आप कहते हैं बीजेपी वालों को ना 1 साल में कुछ नहीं हुआ। ओ भाई, आपने 10 साल में क्या किया? जितनी बेरोज़गारी बढ़ा दी, जितने लोगों की मुश्किलातें बढ़ा दी, ये तो आपने किया। हम तो कहते हैं हम 4 की 4 जीतेंगे, मगर सिर्फ बदकिस्मती ये है कि बीजेपी की एक रवायत रही है हॉर्स ट्रेडिंग की, और बीजेपी कोशिश कर रही है हॉर्स ट्रेडिंग की। भाई, आपने तो वायदा किया पार्लियामेंट में, आपने वायदा किया सुप्रीम कोर्ट में, और आपने ये कहा कि पहले कराएंगे डिलिमिटेशन, फिर कराएंगे इलेक्शन, फिर कराएंगे स्टेटहुड देंगे। अब 1 साल हो गया, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लोगों ने चुनी है। लोगों के जज्बात की कदर करो, उनके साथ साथ की कदर करो। नमस्कार, संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो आज एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज से श्रीनगर में असेंबली सत्र की शुरुआत हो चुकी है और कल राज्यसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। और ऐसे में राजनीतिक गलियारों पर लगातार गर्माहट बढ़ती जा रही है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर में पिछले वर्ष जो विधानसभा चुनाव हुए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके घटक दलों ने 1 साल पूरा किया है। कैसा रहा ये 1 साल, और खासकर राजनीतिक गलियारों में क्या जो राज्यसभा के चुनाव कल होने जा रहे हैं, कितनी आशावान नेशनल कॉन्फ्रेंस है और किस प्रकार जो वायदे किए हैं उनको डिलीवर करने का प्रयास नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके घटक दल करेंगे। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, फॉरेन मंत्री श्री अजय सरोत्रा जी। सर, स्वागत है आपका। सरोत्रा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, 1 साल कंप्लीट हो गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन सरकार का, किस नज़रिए से एक साल को देखते हैं? उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार का 1 साल पूरा हो गया है, और उमर अब्दुल्ला साहब ने 1 साल में कोशिश की है कि जो उनके मैनिफेस्टो में किए गए वायदे थे उनको पूरा किया जाए। इन हालात के बावजूद भी कि अभी तक बिजनेस रूल नहीं है जी, स्टेटहुड नहीं है, मगर फिर भी उमर साहब ने जिस ढंग से काम किया है, मेरा ख्याल है कोई और अगर होता तो शायद इतना नहीं कर सकता। हमने कहा था 200 यूनिट बिजली माफ़ करेंगे, मगर उन्होंने कहा 200 यूनिट बिजली हम माफ़ करेंगे, पहले नीचे से शुरू करेंगे ताकि लोगों को ऊपर सतह पर पूरा हो जाए। उन्होंने कहा था राशन बढ़ाएंगे, नीची सतह से उन्होंने बढ़ाया। उन्होंने जो हमारी माताएं बहनें हैं उनकी जो बस सर्विस है वो फ्री कर दी है। अब किसी माँ को, बहन को, अगर बच्ची को जम्मू में कॉलेज आना होता था, जहाँ कहीं बाज़ार आना होता था, तो सोच में पड़ जाते थे यार जो 200 रुपया 100 रुपया किराया लग जाएगा तो क्या है, आजकल गुर्बत का ज़माना है, महंगाई बहुत है। तो उसमें भी उन्होंने बस लगा दी। और सबसे बड़ा लैंडमार्क जो काम किया वो दरबार मूव का है। एक मास्टर स्ट्रोक था ये। मास्टर स्ट्रोक, इसमें कोई शक नहीं, दरबार मूव का। क्योंकि इस डबल इंजन सरकार ने दरबार मूव बंद करके जम्मू की इकॉनमी को हिट किया था। बीजेपी दावा करती है कि हम जम्मू के लंबड़दार हैं, और मुझे इस बात का अफसोस भी है कि लोगों ने भी उनको वोट दिया, मगर फिर भी उन्होंने लोगों को जितना हरास किया, जितने लोग हरास हुए, जितने लोग उनको तंग पड़े, और जितने लोगों ने अपने आप में देखा कि दुकानें, आपने देखा, दूर कहाँ जाना, आप रुना बाज़ार देख लो, सारा बाज़ार खाली होता था। और जिस दुकान पे 4 लड़के काम करते थे उन्होंने 3 कर दिए, 2 कर दिए, 1 कर दिया। इससे इकॉनमी भी वाइब्रेंट होगी, और इसके साथ साथ जो बच्चों को रोज़गार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक बॉन्ड मजबूत होगा बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर। ये महाराज साहब की रियासत है, बहुत बड़ी रियासत है। इस रियासत के इन्होंने टोटे कर दिए, और उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड यूटी कर दिया, और उसके बाद इलेक्शन के बाद जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आई उसको काम करने में रुकावटें डालनी शुरू कर दी। तो इससे जो है
लोगों को जहन में भी ये बात है कि अब दरबार मूव की बात है, ये हमारे मैनिफेस्टो में था कि हम इसको दरबार मूव को करेंगे। तो आप देखेंगे कि 5 साल, अभी 4 साल पड़े हैं। जब 5 साल के बाद उमर अब्दुल्ला साहब ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि 5 साल के बाद जब आप लोग आओगे मेरे साथ सवाल जवाब करने, तो मैं मैनिफेस्टो निकाल के आपको बता दूंगा कि इतने काम मैं कर चुका हूँ। सर साहब, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। 16 अक्टूबर 2025 इसी प्रेमिसेस में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने 1 साल पूरा होने पर मीडिया से खिताब किया और उसी दिन एक मास्टर स्ट्रोक दरबार मूव को लेकर, और ये वही दरबार मूव था जिसको एलजी प्रशासन ने रोका था। और कहीं ना कहीं जम्मू के जो ट्रेडर्स थे लगातार पिछले काफ़ी साल से मांग कर रहे थे कि दरबार मूव की प्रक्रिया बहाल होनी चाहिए, न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि जो आपसी सौहार्द जम्मू और कश्मीर के बीच दोबाला होगा। तो कहीं ना कहीं जम्मू में जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी है, कहीं ना कहीं उसमें सेंध लगाने का प्रयास इस तरह के पीपल सेंट्रिक अप्रोच से नेशनल कॉन्फ्रेंस करती नजर। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अप्रोच हमेशा पीपल सेंट्रिक रही है। ठीक है, हमारी बदकिस्मती है कि जम्मू में हमें कहा जाता है ये मुसलमानों की जमात है, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो जम्मू की डेवलपमेंट के लिए किया, इक्विटेबल डेवलपमेंट थी। शेख साहब ने जब डेवलपमेंट शुरू की तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड्स बनाए, पहली दफ़ा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड्स बनाए, जो कि शेख अब्दुल्ला साहब खुद जाते थे हर डिस्ट्रिक्ट में और रात के 2-2 3-3 बजे तक मीटिंग करते थे। सांबा में मसलन आप एमएलए हैं, आपने कोई शिकायत की, उसी वक्त वो अफसर को भेजते थे, भाई जाओ मीटिंग के होते होते देख के आओ, फिर मुझे रिपोर्ट करो क्या है। मतलब इतनी वो थी। मगर यहाँ एक रहा है, यहाँ नारेबाजी से काम नहीं चलेगा। ये जम्मू में लोग नारेबाजी करते हैं। 96 में, खासकर मैं बीजेपी की बात करता हूँ, जम्मू के लोगों ने हमको वोट दिए, हमको एमएलए बनाया, हम जम्मू के लोगों के तो शुक्रगुजार हैं, उनको सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। आप देखिए 96 में हम 4 एमएलए बने, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ। फारूक अब्दुल्ला साहब ने 8 लोगों को हलफ दिलवा दिया, मिनिस्टर बना दिया, 8 दरवाजे खोल दिए। जितने दरवाजे खुलेंगे उतने लोगों के काम होंगे, लोग जाएंगे। तो इसलिए जम्मू सेंट्रिक, ये कोई कहे कि कश्मीर सेंट्रिक की नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं इस बात को नहीं मानता। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू कश्मीर सेंट्रिक है। पहले लद्दाख भी हमारे साथ था। अब जब मैं 96 की आपको बात, लद्दाख की अगर बात सुनाऊँ, लद्दाख में उन्होंने एक एमएलसी दिया, एक मिनिस्टर दिया, एक राज्यसभा मेंबर दिया। मतलब हमने कभी किसी इलाके से भेदभाव नहीं किया और ना ही हम चाहते हैं, और ना ही हमारे उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के डीएनए में है कि कोई भेदभाव किया जाए, या कोई लोगों के साथ कोई जाति हो, कोई कहीं भी जाति हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा उनकी मदद करना चाहती है ताकि किसी के साथ इंसाफ होना चाहिए, बेइंसाफी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। सरोता साहब, क्या आपको लगता है कि एलजी प्रशासन की तरफ से एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है, खासकर बिजनेस रूल्स अप्रूव ना करने के लिए, ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ग्राउंड रियलिटी पे, ग्राउंड लेवल पर डिलीवर ना कर पाए? विवेक जी, ये मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं, ये तो एक बट नेचुरल है कि अगर आप कहते हैं कि ये सरकार चुनी हुई सरकार है और इस सरकार को इसी एलजी साहब ने हलफ दिलवाया है, और फिर बिजनेस रूल तो नॉर्मल चीज़ है। मसलन एक मिनिस्टर ने काम करना, उसको बिजनेस रूल चाहिए। बिजनेस रूल में क्या है, चीफ मिनिस्टर का और मिनिस्टर का क्या रोल होगा, चीफ सेक्रेटरी का क्या रोल होगा, एलजी का क्या रोल होगा, सबका रोल स्पेसिफिकली डिफाइन हो जाएगा। अब आप 1 साल से बिजनेस रूल को लेके बैठे हैं, तो आप क्या सिग्नल देना चाहते हैं? फिर आप कहते हैं बीजेपी वालों को ना 1 साल में कुछ नहीं हुआ। ओ भाई, आपने 10 साल में क्या किया? जितनी बेरोज़गारी बढ़ा दी, जितने लोगों की मुश्किलातें बढ़ा दी, ये तो आपने किया। हम तो 10 साल बाद थे। इस डबल इंजन सरकार, यहाँ नारा लगता है कि डबल इंजन सरकार आएगी तो तूफान आ जाएगा। मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ कि 10 साल में आपने क्या किया? कोई एक काम बता दे ना। अगर उमर साहब ने गवर्नमेंट की, उसमें भी उमर साहब ने स्पेशल लोगों को रिक्रूट किया, डायरेक्ट रिक्रूट किया, भर्ती करवाई पुलिस की। फारूक साहब ने डायरेक्ट रिक्रूट कराई पुलिस की, ताकि लोगों को मुश्किल ना हो, बच्चे जितने अच्छी तरह वो लग जाएं। हर जगह तो बच्चों के पास फैसिलिटी नहीं कि वो कहीं अपनी कोई दौड़ सकें या अच्छी तरह वो पढ़ सकें या कुछ। तो इस किस्म की फारूक साहब ने भी किया, उमर साहब ने भी किया। आज भी उमर साहब चाहते हैं कि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। आपने देखा जब से उमर साहब ने सरकार संभाली है, कितने मुश्किलातें आई हैं। खासकर ये जो आपकी स्लाइड्स कितनी आ गई वहाँ रामबन में, यहाँ तबाही हो गई अपने शेल माता में।
आपके इधर कठुआ में, उधर अपने उधमपुर में, वैष्णो देवी। आप वैष्णो देवी में, और ये आपकी यहाँ पहलगाम हो गया, जंग लग गई। पूरे सिस्टम में मुझे ये बताइए, गवर्नमेंट नहीं, उमर अब्दुल्ला साहब ज़ाती तौर पे नवाब था। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये इसीलिए था कि आज इलेक्टेड गवर्नमेंट है। अगर यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होती तो शायद चीफ मिनिस्टर हर जगह इन्वॉल्व नहीं होते। वो था ही नहीं, चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व कैसे होता। मगर यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने हर जगह जाके हर जगह पहुँचे। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस वक्त तो ये हेलीकॉप्टर, ये अपने चॉपर वगैरह में नहीं चल सकता था, जहाज़ नहीं चलते थे। पूरा ही ट्रेवल्ड बाय रोड फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, ताकि लोगों तक पहुंचा जाए, लोगों की मुश्किल कम की जाए। अगर लोगों की कोई मुश्किलातें कम कर सकता है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर सकती है। हम लोगों की जो वोट लेते हैं, लोगों की बेहतरी करने के लिए वोट लेते हैं। और जो बीजेपी वोट लेती है वो लोगों को मजहबी रंग दे के वोट लेती है। वो हिंदू खतरा बताती है, वो अपने देश को खतरा बताती है। मैं आपको बड़े साफ अल्फाज में कहूँ कि जो हमारा देश है वो बहुत महान देश है, उसकी जड़ें पताल तक हैं, कोई इसकी कमज़ोर नहीं कर सकता। और जो हमारी हिंदू धर्म है ये भी बड़ा महान धर्म है, और इसका भी बड़ा जो जड़ें हैं पताल तक हैं। ये एक सेकुलर कंट्री है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पता नहीं कितने और मज़हब जो हैं वो यहाँ हैं। सबको इकट्ठे चलना है। हम हमेशा इस बात के नेशनल में हामी रही है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख को इकट्ठे चलना चाहिए। और आपने देखा डाइवर्सिटी कितनी है। लद्दाख में बुद्धिस्ट हैं, करगिल में शियाज़ हैं, श्रीनगर में पॉपुलेशन आपको पता है, जम्मू में यहाँ तो मल्टी कास्ट सिस्टम है। तो लिहाजा नेशनल काउंसिल ने हमेशा सबको चलाने की कोशिश की है। और मुझे पूरा भरोसा है कि उमर अब्दुल्ला साहब जो 5 साल की सरकार है उसमें लोगों का और ज़्यादा विश्वास जीतेंगे। और आज हमें अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीट्स आई है, अगली दफ़ा देखेंगे सीटें और बढ़ेंगी। श्रोता साहब, कल राज्यसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चारों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। कितने आशावान हैं इस रिजल्ट्स, इनके परिणाम को लेकर? हम तो पूरे आशावान हैं। हम तो कहते हैं हम 4 की 4 जीतेंगे। मगर सिर्फ बदकिस्मती ये है कि बीजेपी की एक रवायत रही है हार्स ट्रेडिंग की, और बीजेपी कोशिश कर रही है हार्स ट्रेडिंग की। और मुझे उम्मीद है कि भरोसा है कि जो हमारे साथी लेजिस्लेटर्स हैं वो मुसम्मम इरादे के लोग हैं, पक्के इरादे के लोग हैं। वो इनकी किसी चाल में नहीं आएंगे और नेशनल कांग्रेस 4 की 4 सीटें जीतेगी। पर क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस के साथ मतभेद किस पर बढ़ते नजर आ रहे हैं? कल उमर साहब ने लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग बुलाई थी, कांग्रेस को भी न्योता दिया था, लेकिन कांग्रेस में शामिल नहीं हुई। देखिए बात यह है, हम इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। कांग्रेस में इंडिया अलायंस की जब बात आती है, कांग्रेस में मेजर पार्टनर है जी। हम इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। और हमारी यहाँ जम्मू कश्मीर में प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है। और जो भी बात होगी वो लीडरशिप बात करेगी। एक मीटिंग में आने से तो बात ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये हमें मकसद, एक ही मकसद है ना आज, कि हमने बीजेपी को रोकना है। तो अगर इंडिया अलायंस का एक हिस्सा ये कहता है कि आप बीजेपी को फ़ायदा हो, तो वो मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात कर सकते हैं। क्योंकि जो कांग्रेस के जो लीडरशिप है वो भी बड़ी ज़हीन है। उन्होंने इतना पूरे देश में ये कर रहे हैं कि बीजेपी को रोकना है। और हमें भरोसा है कि यहाँ भी वो यही उनका होगा कि, क्योंकि उन्होंने भेजा है अपनी यहाँ की लीडरशिप ने उनको, मैंने सुना इसमें चैनल किसी में सुना कि भेजी है कोई रिपोर्ट, तो उसके मतलब उनको डायरेक्शन वहाँ से जो आएगी। और मुझे उम्मीद है कि जो उनकी वहाँ की आदत है वो एक इसमें बड़ी पॉजिटिव व्यू लेगी। श्रोता साहब, 11 नवंबर को बड़गाम और नगरोटा असेंबली इलेक्शन के बाई इलेक्शन होने वाले हैं। शमीम बेगम को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उतारा है, डीडीसी डंसाल हैं। कितनी आशावान, क्योंकि बड़गाम और नगरोटा को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक नगरोटा का तल्लक है, हम ये कांग्रेस के लिए हमने सीट छोड़ी थी। बिल्कुल। और कांग्रेस ने एंड लास्ट मोमेंट पे हमको कहा कि हम नहीं लड़ेंगे। फिर हमने शमीम जी को खड़ा किया। और शमीम डीडीसी मेंबर भी है, और शमीम मेहनती लड़की है,
और मुझे उम्मीद है कि वो अपने मेहनत करेगी और लोगों में जो उसका कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस के बलबूते पे वो ज़रूर सीट निकालेगी। और लोगों का रिस्पांस भी अच्छा है, लोगों में एक जोश है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ जनाधार भी काफ़ी है। सरोजा साहब, चलते चलते जहाँ तक बड़गाम का तल्लक है, बड़गाम भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी। मुकाबला होगा मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी, क्योंकि फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब की जो क़यादत है, बड़ी मजबूत क़यादत है। लोगों को उस पर विश्वास है। और लोगों ने अगर बड़गाम वालों ने पहले उमर अब्दुल्ला साहब को जिताया है और वो गांधरबल से भी जीते, मगर उमर अब्दुल्ला साहब ने अगर बड़गाम छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि बड़गाम की वो उनके जहन में वो नहीं है। मैं आपको एक बताऊं, मैं भी एमएलए रहा हूं। जिस इलाके से लोग वोट देते हैं, उस इलाके की एक जहनी कमज़ोरी बन जाती है। बिल्कुल। आज अगर आप उमर साहब को आज के दिन पूछोगे, उनको गांधरबल की तो कमज़ोरी है ही है, उनको इसकी अपने ये बड़गाम की भी कमज़ोरी होगी। तो लिहाजा ये मुझे भरोसा है कि वो दोनों सीटें जीतेंगे। चलते चलते असेंबली सत्र की शुरुआत हुई है, आज ऑब्जेक्टिव रेफरेंस चल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब अभी बोल रहे थे, और उसके बाद कल इलेक्शन है, 2 दिन छुट्टी है, और उसके बाद पब्लिक मेंबर्स बिल और प्राइवेट मेंबर बिल्स, और उसके बाद रेजोल्यूशन। किस नज़रिए से इस पूरे सत्र को देखते हैं आवाम के हित के लिए? देखो, बात यह है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने सबसे बड़ी बात यह है कि जो 5 अगस्त 2019 को जो हमारी रियासत के साथ हुआ, महाराजा साहब की रियासत के साथ, बहुत बड़ी रियासत थी, देश की सबसे बड़ी रियासत थी। और जितना इनके साथ तोड़ फोड़ किया, लोगों को गलत वो नारे दिए गए, पहिए आप हटा रहे हैं 35A 370, तो यहाँ नौकरियों की नहरें चलेंगी, यहाँ लोगों की तरक्की होगी, इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, वो कुछ नहीं हुआ। आज हो गए 1906 साल हो गए। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ आपको कि यहाँ लोग समझ रहे हैं कि हमारी ज़मीनें इनसिक्योर हैं और हमारी नौकरी इनसिक्योर है। अगर असम्बली में उमर अब्दुल्ला साहब के विधान में ये बात है कि ये नौकरी और ये जो है अपनी ज़मीनें जो हैं ये सिक्योर्ड होनी चाहिए। और आज देखिए, आप लद्दाख में लोग क्या मांग रहे हैं, सिक्योरिटी फॉर जॉब्स एंड सिक्योरिटी फॉर लैंड, वो प्रायोरिटी है उनकी। तो आपने हमसे छीन ली। महाराजा साहब ने जो यहाँ स्टेट सब्जेक्ट लागू किया था, तो वो उनकी एक जहनियत थी, एक बड़ा लंबी सोच थी, और ज़हीन थे, उन्होंने ऐसा सोचा था। तो इन्होंने तो महाराजा साहब की छुट्टी कर दी, अपने ऑफिस में बड़ी फ़ोटो लगाई है, मगर उनके जो जज्बात थे, ख्यालात थे, जहाँ लोगों के प्रति जो उनकी सोच थी, उसको तहस नहस कर दिया। अगर आपको महाराजा साहब के साथ इतना है, मैं बीजेपी के जो 28 MLA हैं, इनको गुजारिश करता हूं कि आप जाके प्राइम मिनिस्टर साहब के दरवाज़े पर दरवाज़ा खड़काइए, भाई जम्मू कश्मीर को फ़ौरन स्टेट मिलनी चाहिए, हमें 35 यहाँ लागू होना चाहिए। कौन सी ऐसी वजह है कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रांग डेमोक्रेसी है, हमारी डेमोक्रेसी का सिक्का पूरी दुनिया में माना जाता है, और हमारी डेमोक्रेसी का सिक्का जो है, जम्मू कश्मीर के लिए हमें इलेक्शन कराने के लिए कोर्ट में जाना पड़ा, अब स्टेटहुड के लिए भी कोर्ट में। भाई आपने तो वायदा किया पार्लियामेंट में, आपने वायदा किया सुप्रीम कोर्ट में, और आपने ये कहा कि पहले कराएंगे डिलिमिटेशन, फिर कराएंगे इलेक्शन, फिर कराएंगे स्टेटहुड देंगे। अब 1 साल हो गया, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लोगों ने चुनी है, लोगों के जज्बात की कदर करो, उनके साथ साथ की कदर करो, आप अपनी क्रेडिबिलिटी देखो। अब एक लफ्ज़ कह देते हो, यहाँ बात आती है कि जनाब एप्रोप्रिएट टाइम। मैं तो खासकर अमित शाह साहब से गुजारिश करता हूँ कि कोई मुझे वो दे दो डिक्शनरी कोई ऐसी जिसमें एप्रोप्रिएट का लफ्ज़ का सही मतलब पता चले, आपके मुताबिक जो मतलब है। अब 6 साल से तो एप्रोप्रिएट मुझे समझ नहीं आती एप्रोप्रिएट क्या है। अब आप कहेंगे जी पहलगाम हो गया इसलिए हम इसको स्टेट नहीं देंगे। पहलगाम से और इसके जोड़ने का क्या मकसद है? पहलगाम हुआ तो सब कुछ तो आपके पास था, लॉ एंड ऑर्डर तो आपके पास था। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो स्टेट है हमारी, यानी ये अब यूटी कहते भी हमें शर्म आती है।
हम शान से कहते थे वह कहाँ से आए, जम्मू कश्मीर से। आज वो जम्मू कश्मीर हम बाद में कहीं वो कहते हैं ऐसे जो यूटी बन गई थी। इतिहास है कि यूटी से स्टेट बनती है। ये पहली दफ़ा है पॉलिटिकल इतिहास में कि स्टेट से यूटी बनी और विदाउट एनी डिमांड। यहाँ तो लोग कहते हैं जनाब हमको आप यूटी बना दो। अब लोग इतनी देर से कह रहे हैं कि स्टेट बना दो। यहाँ जब हमारी गवर्नमेंट नहीं थी तो इस मेरे ख्याल 20 की बात है या 21 की बात है, एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। उसमें इक्विवोकली ये कहा गया कि भाई स्टेटहुड जो है रिस्टोर करो। वहाँ भी यही कहा गया कि आपको ये होगा, ये होगा, ये होगा। भाई फिर अब स्टेटहुड करने में क्या है? अगर जम्मू कश्मीर जो है ये सेंसिटिव पार्ट ऑफ द कंट्री है, यहाँ चाइना है, यहाँ पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इसको तो बड़े स्ट्रेटेजिकली डील करना चाहिए, ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं ये बड़े बहादुर लोग हैं, इन्होंने हमेशा बॉर्डर पे मुकाबला किया है और ये हर वक्त जिसको देश को मजबूत करने के पीछे लगे। आप उनके साथ भी ये कर रहे हो। आफ्टर ऑल जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या कसूर है कि आपने उनको स्टेटहुड नहीं दी और यूटी बना दिया? तो इसलिए बीजेपी की नीयत साफ नहीं है और बीजेपी चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर जम्मू के लोगों को फॉर ग्रांटेड लिया जाए। जम्मू के लोगों ने आज उनको 29 सीटें दी, पिछली दफ़ा 25 या 26 दी थी। उसकी तो एहतराम करो, उसका तो इज़्ज़त करो। आज एमएलए नहीं हूँ मठ से, मैं 2 दफ़ा एमएलए रहा, मगर आज भी मुझे मठ के हर शख्स की इज़्ज़त है, एहतराम है कि उन्होंने मुझे 2 दफ़ा वोट दे के एमएलए बनाया। इतनी कदर तो होती है यार, आप भी कदर करो। उनको ये फॉर ग्रांटेड लोगे कितनी देर चलेगा? बड़े बड़े लोग जो अहंकार करते हैं वो चलते नहीं ज़्यादा देर। सरोजा साहब, आपने अपना कीमती समय निकाला जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 1 साल पूरे होने पर आपने उस पर अपने इंसाइट्स दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।